नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल विद्या वाहिनी बिहार में। इस चैनल पे मैं अपलोड करती हूँ बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए वीडियोस। यह वीडियो कक्षा 8वीं के इतिहास का 7वां अध्याय ब्रिटिश शासन एवं शिक्षा है। आपने इससे पहले इस पुस्तक की 6 पाठों को पढ़ चुका है। उससे हम लोग यह समझ चुके हैं कि अंग्रेज़ों की भारत के प्रति कैसी नीतियाँ थी, उनसे आने से हमारे देश के समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। इस विषय में इस पाठ में हम जानेंगे कि शिक्षा पर ब्रिटिश शासन का क्या प्रभाव हुआ, किस प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव आए और क्यों आए, इन सभी बातों को हम इस पाठ में समझेंगे। इससे पहले मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहती हूँ कि यदि आप लोग बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि बहुत ही मेहनत से यह वीडियो आपके लिए फ्री में बनाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं ब्रिटिश शासन एवं शिक्षा। तो पिछले के चैप्टर्स में आपने पढ़ा और समझा कि जब से अंग्रेज भारत में आए, उन्होंने हमारे जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में परिवर्तन किया, समाज में और यहाँ की व्यवस्थाओं में उन्होंने काफ़ी परिवर्तन किया। इस पाठ में हम जानेंगे कि अंग्रेज़ों के आने के पहले भारत में शिक्षा की किस प्रकार की व्यवस्था थी और शिक्षा के क्षेत्र में अंग्रेज़ों के आने से क्या बदलाव आया। इन सभी बातों को हम लोगों ने इस पाठ में जानेंगे। आज हम लोग जिस प्रकार स्कूल में पढ़ते हैं, मुफ्त किताब, स्कूल ड्रेस, दोपहर का खाना, यह सब चीज़ आप लोगों को मिलता है ताकि आप लोगों को शिक्षा से जोड़ा जा सके। आज जिस प्रकार की स्कूली व्यवस्था आप देख रहे हैं, यह सब अंग्रेज़ों की ही देन है। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में यह बदलाव क्यों लाए, इसके क्या कारण थे, आगे इसकी चर्चा करेंगे। अंग्रेजी शिक्षा को किस प्रकार देखते थे? भारत में जो शिक्षा व्यवस्था प्रचलित थी, उसे अंग्रेज किस प्रकार देखते थे, इसके बारे में हम जानते हैं। जब अंग्रेज भारत में शासन करना प्रारंभ करते हैं तो 60 वर्षों तक उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में कोई भी नया काम नहीं किया। उन्हें भारतीय शिक्षा में कोई रुचि नहीं थी। जैसे भारत के लोग पढ़ते थे, जिस प्रकार के स्कूल थे, पाठ्यक्रम थे, ठीक उसी प्रकार चलता रहा। उन्होंने, जैसे हमने देखा कि लगान की व्यवस्थाओं में परिवर्तन किया, सैनिक व्यवस्थाओं में परिवर्तन किया, परंतु शिक्षा में उन्होंने प्रारंभ में कोई रुचि नहीं दिखाई। जिस प्रकार के लोग यहाँ हिंदू धर्म के लिए अलग व्यवस्थाएं और मुसलमानों के लिए अलग शिक्षा की व्यवस्थाएं थी, लेकिन अंग्रेजों ने इसके में कोई बदलाव का प्रयास नहीं किया। एक आध अपवाद हैं। 1781 ईस्वी में अंग्रेजों ने कलकत्ता में मदरसा और बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। 1781 ईस्वी में कलकत्ता में मदरसा की स्थापना हुई थी और बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना हुई थी। इन दोनों की स्थापना क्यों की गई? इसलिए की गई ताकि हिंदुओं और मुसलमानों को अंग्रेजों के जो प्रचलित कानून हैं वे समझ सके और भारत की परंपराओं को वो समझ सकें। कानूनों और परंपराओं को समझने के लिए स्थापित किया गया था। तो अंग्रेज जो कानून बना रहे हैं उसे हम भारतीय समझ सकें और भारतीयों की परंपराओं को वे जान सकें, इसके लिए उन्होंने 1781 में कलकत्ता में मदरसा और बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना करी थी। इसका एक उद्देश्य यह भी था कि कंपनी द्वारा भारत में जो अदालतें बनाई गई थी, कंपनी ने भारत में जो भी अदालत बनाई थी जिसमें भारतीय लोग से जुड़े मुकदमे सुने जाते थे, उनके लिए कुछ जानकार लोग आसानी से मिल जाए। भारत में उन्हें जानकार लोग आसानी से नहीं मिलते थे और वह सभी लोगों को इंग्लैंड से लेकर नहीं आ सकते थे। इसलिए उन्होंने मदरसा और संस्कृत कॉलेज की स्थापना की ताकि कुछ जानकार लोग उन्हें मिल जाएं जो अदालतों में बैठ सके। तब आखिर ऐसा क्या हुआ कि अंग्रेज भारतीय शिक्षा में परिवर्तन करने के लिए बाध्य हो गए? जैसे जैसे समय बीता, भारत में कुछ ऐसे अंग्रेजी अधिकारी और कर्मचारी आए जो भारत की साहित्य, धर्म, दर्शन और संस्कृति को जानना चाहते थे। जितने भी अंग्रेज अफसर आए वह सभी एक ही नजरिए के नहीं होते थे।
कुछ अफसर ऐसे थे जो भारत के साहित्य में रुचि रखते थे। यहाँ के धर्म के बारे में, यहाँ की संस्कृति को वे जानना चाहते थे। उनके अंदर एक जिज्ञासा थी कि हम भारत की संस्कृति और सभ्यता को जानें। इसके पीछे इस क्षेत्र में उनकी रुचि थी, ना कि शासन का उद्देश्य। किसी शासन के उद्देश्य से उन्होंने शिक्षा में प्रसार नहीं किया था, बल्कि ये उनकी रुचि थी। इन लोगों में सब प्रमुख थे विलियम जोन्स। विलियम जोन्स भारत के साहित्य में काफी रुचि रखते थे और इसी तरह के लोग जब भारत आए और तभी से यहाँ प्रचलित भाषाओं को सीख रहे थे। वे यहाँ की भाषाओं को सीखना चाहते थे। फारसी और संस्कृत भारत की प्रमुख भाषा थी और इन भाषाओं को वे सीखना चाहते थे ताकि वह भारत में लिखी गई किताबों को, जो संस्कृत और फारसी में लिखी होती थी, अच्छी तरह समझ सके। वे जानते थे कि इन्हीं दो भाषाओं में अधिकांश पुस्तकें लिखी गई है, जिससे भारत की संस्कृति, सभ्यता और परंपरा की पूरी जानकारी मिल सकती है। वे लोग भारत की भाषाओं को सीखकर भारत की पुस्तकों का अंग्रेजी में अनुवाद भी कर रहे थे। उन लोगों ने कालिदास की लिखी हुई नाटक अभिज्ञान शकुंतलम, हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ गीता, मनुस्मृति, पंचतंत्र, हितोपदेश, इस प्रकार की अनेक पुस्तकों का अंग्रेजी में अनुवाद किया। जोन्स साहब अपने इस काम को व्यवस्थित करने के लिए 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल नाम की एक संस्था स्थापित करते हैं। उन्होंने 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी से समय समय पर एक पत्रिका भी निकाली जाती थी, जिसमें प्राचीन भारतीय परंपराओं और अच्छाइयों की चर्चा होती थी। चित्र के माध्यम से आपको दिखाया गया है कि विलियम जोन्स फारसी भाषा को सीख रहे हैं और दूसरे चित्र में आपको एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल दिखाया गया है, जो कि विलियम जोन्स ने इसकी स्थापना की थी। विलियम जोन्स भारत के प्रति काफी आदर और सम्मान का भाव रखते थे। वे मानते थे कि प्राचीन काल में भारत का वैभव शिखर पर था और भारत के वैभव को जानने के लिए, इसकी श्रेष्ठता को जानने के लिए भारतीय ग्रंथ, वेद, उपनिषद, स्मृति, धर्मसूत्र, इन सबों को पढ़ना जरूरी है। इसलिए उनका यह भी मानना था कि अगर अंग्रेज भारत में एक अच्छी अंग्रेजी शासन कायम रखना चाहते हैं तो इन ग्रंथों को पढ़ना और समझना जरूरी है। किसी स्थान की आवश्यकताओं और उसकी पृष्ठभूमि को जाने बिना आप वहां ज्यादा दिन तक शासन नहीं कर सकते। विलियम जोन्स के इन विचारों का उस समय के और भी अंग्रेजी अफसरों पर असर होता है और वे भी भारत के अतीत को जानने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। भारत में जोन्स की तरह विचार रखने वाले अंग्रेजों की काफी बड़ी संख्या हो गई, जो कि भारतीय ज्ञान विज्ञान को बढ़ावा देने की मांग करने लगे सरकार से। लेकिन इस तरह के क्षेत्र में कुछ काम करने के लिए वे लोग अंग्रेजों पर दबाव बनाने लगे ताकि यहाँ की शिक्षा में सुधार हो सके, यहाँ की शिक्षा व्यवस्था में अंग्रेज भी शिक्षित हो सके और यहाँ की भाषाओं को जान सके। इसके लिए अंग्रेजों ने बाध्य होकर 1813 ईस्वी में एक कानून बनाया। इस कानून के तहत अंग्रेज सरकार कहती है कि प्रति वर्ष 1 लाख रुपए भारत के शिक्षा के क्षेत्र में खर्च करेगी। ये सर विलियम जोन्स जैसे लोगों की देन थी कि अंग्रेजों ने पहली बार 1813 ईस्वी में यह कानून बनाया कि वह 1 लाख रुपए सालाना शिक्षा के क्षेत्र में खर्च करेगी। इस समय तक भारत में अंग्रेजों का शासन भी काफी अच्छी तरह फैल चुका था। भारत में अंग्रेज अपनी पूरी पांव पसार चुकी थी। इतने बड़े क्षेत्र का संचालन करने के लिए वे लोग इंग्लैंड से इतने लोगों को नहीं ला पा रहे थे, क्योंकि क्षेत्र बड़ा था तो कर्मचारियों की आवश्यकता भी ज्यादा थी। बहुत अधिक मात्रा में कर्मचारियों की जरूरत थी। इतने लोग इंग्लैंड से नहीं आ सकते थे। तो अंग्रेज सरकार सोचते हैं कि यदि हम कुछ शिक्षित लोगों को कुछ शिक्षा दें तो वे उनके लिए कर्मचारियों की तरह कार्य करेंगे। इसके लिए अब उन्हें शिक्षा की ओर ध्यान देना जरूरी हो गया।
यह भारत में अभी तक प्रचलित शिक्षा से पूरा नहीं हो पाता था। इस बात ने भी शिक्षा के क्षेत्र में कुछ नया करने को अंग्रेजी सरकार को बाध्य कर दिया। तो हमने देखा कि अंग्रेजी सरकार शिक्षा के प्रति दो कारणों से बाध्य हो गया। कुछ लोग भारत के साहित्य को जानना चाहते थे, इसलिए वे इसके प्रति अपनी इच्छा दिखाते हैं, और भारत की में उनकी सत्ता भी बड़ी हो गई थी, तो उन्हें कर्मचारियों की आवश्यकता थी। इसके लिए भी वे शिक्षा के क्षेत्र में रुचि दिखाना प्रारंभ करते हैं। अब है शिक्षा नीति के संबंध में विवाद क्या आता है। शिक्षा में के क्षेत्र में खर्च करने के लिए पैसा तो मिल गया, लेकिन अब इसको खर्च को किस रूप में किया जाए, अंग्रेजों में इसमें मतभेद हो गया। कुछ विद्वान चाहते थे कि भारतीय विद्या और ज्ञान का ही प्रसार हो, जिस प्रकार की यहाँ शिक्षा चल रही है उसी का प्रसार हो, इसमें जोन्स महोदय का महत्व था। लेकिन अन्य वर्ग कहता था कि भारत की जो शिक्षा व्यवस्था है वह आधुनिक नहीं है, इससे कर्मचारियों की पूर्ति संभव नहीं हो पाएगी। परंतु एक बड़ा वर्ग कहता था कि भारतीय शास्त्र अवैज्ञानिक और गलत सूचनाओं से भरा हुआ है, इस पर इतना पैसा खर्च करना मूर्खता है। इसमें जेम्स मिल और मैकॉले प्रमुख थे। वे चाहते थे कि अंग्रेजी शिक्षा का भारत में प्रसार हो। भारतीयों को व्यवहारिक जीवन की शिक्षा देनी आवश्यक है, और इसके लिए इंग्लैंड एवं अन्य यूरोपीय देश में जिस प्रकार की वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा दी जाती है वैसी ही शिक्षा भारतीयों को दिया जाए, ऐसा इन लोगों की मान्यता थी, जिसमें जेम्स मिल और मैकॉले प्रमुख थे। इस विवाद में कुछ खास बात सामने आई, और कुछ जागरूक भारतीय, जिसमें सबसे प्रमुख थे राजा राम मोहन राय, उन्होंने इसकी वकालत की, और वे भी भारत में अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देना चाहते थे। वे चाहते थे कि भारत की प्रगति अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से ही संभव है। राजा राममोहन राय इस मत का प्रचार करने लगे, और इस विवाद में लास्ट में मैकॉले महोदय की जीत होती है, और भारत में वैज्ञानिक और तकनीक शिक्षा का प्रसार मजबूती से रखने के लिए अंग्रेजी सरकार द्वारा अंग्रेजी शिक्षा की नीति अपनाई जाने लगती है। और आज जिस रूप में हम शिक्षा को ग्रहण करते हैं वह मैकॉले महोदय का ही दिया हुआ है। अंत में मैकॉले का मत ही अंग्रेजी सरकार ने मान लिया, और 1835 ईस्वी में इसी आधार पर एक अधिनियम पारित होता है। इसे ही आधुनिक शिक्षा अधिनियम के नाम से जाना गया है। 1835 ईस्वी में भारत के लिए एक शिक्षा की नीति बनाई जाती है, जिसमें प्राथमिक शिक्षा हिंदी माध्यम में लोकल भाषा में होती है, और उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी रखा जाता है, ताकि वे अपने लिए कर्मचारियों का चयन कर सकें। स्कूली स्तर की शिक्षा का स्वरूप पहले ही रूप में छोड़ दिया गया, और फिर भी स्कूली पाठ्यपुस्तकों की भी अंग्रेजी में छपाई होने लगी, तो लोगों में एक नई शिक्षा व्यवस्था भारत में शुरू हो गई। आगे है व्यवसाय के लिए शिक्षा।
इस शिक्षा नीति में जो 1835 में बनी थी, 1854 में एक बदलाव आता है। अब तो ये तय हो ही गया था कि सभी प्रयास आधुनिक शिक्षा के विकास के लिए होंगे। 1854 में इसे और मजबूत और व्यवस्थित बनाया गया। इंग्लैंड से अंग्रेज प्रशंसकों द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार को शिक्षा से संबंधित नीति संबंध पत्र भेजा गया। इंग्लैंड से शिक्षा से संबंधित नियम और दस्तावेज भारत भेजे गए, जिसे हम वुड्स डिस्पैच के नाम से जानते हैं। भारत में लागू होने वाले संपूर्ण शिक्षा नीति की रूपरेखा इसमें थी। मतलब भारत में इंग्लैंड से बनकर शिक्षा की रूपरेखा आती है 1854 में, और इसका बहुत बड़ा उद्देश्य था आधुनिक शिक्षा के माध्यम से भारतीय लोगों के मन को बदलना, ताकि उनकी जीवन शैली यूरोपीय हो जाए। आज भी शिक्षा को ही व्यक्ति के मानस निर्मित करने का आधार माना जाता है। शायद अंग्रेजों को ऐसा लगता था कि उनकी शैली को अगर भारतीय अपना लें तो यहाँ उनका शासन स्थायी बना रहेगा, जबकि ऐसा नहीं था। 1854 की जो नीति थी उसका क्या महत्व था, यहाँ पर चित्र में आपको कलकत्ता विश्वविद्यालय को दिखाया गया है। इसी से भारत में आधुनिक शिक्षा के ढांचा का निर्माण हुआ। 1854 की नीति में भारत की जो भी आधुनिक शिक्षा है, प्राथमिक स्तर पर प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय, उच्च विद्यालय और उसके बाद आपको यूनिवर्सिटीज, ये पूरा पैटर्न 1854 की शिक्षा नीति के माध्यम से आता है। प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक के लिए नियम बना हुआ था। शिक्षा संबंधी सभी मामले सरकार के नियंत्रण में थी। आप अपने स्तर से शिक्षा का नियम नहीं बना सकते थे। प्राथमिक शिक्षा की भाषा भारतीय थी और उच्च शिक्षा अंग्रेजी माध्यम से होता था। उच्च शिक्षा को नियमित करने के लिए विश्वविद्यालयों का स्थापना किया गया। 1857 ईस्वी में 3 विश्वविद्यालय बनाए गए। कलकत्ता विश्वविद्यालय, मुंबई विश्वविद्यालय और मद्रास विश्वविद्यालय। तो 3 महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय भारत के 3 बड़े शहरों में बनाए गए 1857 ईस्वी में। जिला स्तर पर हाई स्कूल सरकारी प्रयासों से शुरू हुए। निजी स्तर पर भी विद्यालयों की स्थापना हुई। कुल मिलाकर आज हम जिस तरह का शिक्षा का स्वरूप देख रहे हैं, वे सब इसी वुड डिस्पैच, इसी नीति की देन है जो 1854 में आई थी। अब यह जानना आवश्यक है कि जो स्थानीय पाठशालाएं पहले से थीं, उनका क्या हुआ? क्या आपको कुछ अंदाजा है कि अंग्रेजों से पहले यहाँ बच्चे किस तरह पढ़ते थे? और क्या आपने सोचा है कि बच्चे स्कूल जाते भी थे या नहीं? और अगर जाते थे तो अंग्रेजी शासन के होने के बाद उनका हुआ क्या? तो इस संबंध में एक रिपोर्ट है, विलियम एडम की एक रिपोर्ट आती है 1830 में, जिसमें स्कॉटलैंड से आए ईसाई प्रचारक विलियम एडम बंगाल और बिहार के जिला का दौरा करते हैं। उन्होंने यहाँ के स्कूलों की प्रगति, स्कूलों के बारे में रिपोर्ट तैयार करने का जिम्मा सौंपा गया था। एडम की रिपोर्ट काफ़ी दिलचस्प थी, बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। एडम ने पाया कि बंगाल बिहार में 1 लाख से ज़्यादा पाठशालाएं थी, और ये पाठशालाएं बहुत बड़ी बड़ी नहीं थी। ये बहुत ही छोटे छोटे केंद्र होते थे जिन पर लगभग 20 बच्चे पढ़ते थे। फिर भी इन पाठशालाओं में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या काफ़ी बड़ी थी। 20 लाख से भी ज़्यादा बच्चे पढ़ते थे और बहुत ही छोटे छोटे स्कूल होते थे। एक स्कूल में मात्र 20 बच्चे, 20, 25, 30 जैसा गुरु, उसी प्रकार ये बच्चे छोटे छोटे टुकड़ों में पढ़ते थे। ये पाठशालाएं संपन्न लोग या स्थानीय समुदायों द्वारा चलाई जाती थी। जो भी गांव के संपन्न लोग थे वो अपने गांव के बच्चों को पढ़ाने के लिए पाठशालाएं चलाते थे। कई पाठशालाएं स्वयं गुरु द्वारा ही प्रारंभ की जाती थी। जो एक गुरु हैं वो ही पूरे स्कूल के मालिक होते थे। शिक्षा का तरीका भी काफ़ी लचीला था। आज आप चीज़ों की स्कूल से उम्मीद करते हैं, उनमें
से कुछ चीजें उस समय भी मौजूद थी। बच्चों की फीस निश्चित नहीं होती थी। कुछ बच्चे जो अच्छे घर के होते थे वो अच्छी फीस देते थे और गरीब के बच्चे कम फीस देते थे या बिना पैसों के ही पढ़ते थे। छपी हुई किताबें नहीं थी, पाठशाला की इमारतें अलग से नहीं थी, बेंच और कुर्सियां भी नहीं होती थी, ब्लैक बोर्ड भी नहीं होते थे, हाजिरी तक नहीं होती थी, सालाना इम्तिहान, नियमित समय सारणी, इस प्रकार की कोई व्यवस्था पहले नहीं थी। ये पाठशालाएं बरगद की छांव में, गांव की दुकानों में, मंदिरों में, गुरुजी के घर पर, इस प्रकार ये पाठशालाएं चलती थी, जिसे हम आज की भाषा में ट्यूशन का नाम दे सकते हैं। बच्चों की फीस उनके माँ बाप की आमदनी से तय होती थी। जैसी माँ पिता की आमदनी वैसी ही फीस गुरुजी लिया करते थे, अमीरों से ज्यादा और गरीबों से कम। और शिक्षा मौखिक होती थी। क्या पढ़ाना है, यह बात विद्यार्थी की ज़रूरत को देखते हुए गुरुजी तय करते थे। बच्चे के स्तर के अनुसार गुरुजी तय करते थे कि बच्चे को क्या पढ़ाना है। क्लास के द्वारा तय नहीं होती थी, कोई सब्जेक्ट रूटीन नहीं होता था। विद्यार्थी को अलग कक्षा में नहीं बिठाया जाता था, सभी एक ही जगह एक साथ बैठते थे और गुरु से बात करते थे। एडम ने पाया कि लचीली प्रणाली स्थानीय आवश्यकताओं के लिए काफी अनुकूल है। गांव की परिस्थितियों और गांव की आवश्यकताओं के लिए ये प्रणाली काफी अच्छी थी। उदाहरण के लिए फसल की कटाई के समय कक्षाएं बंद हो जाती थी क्योंकि बच्चों को फसल काटने जाना रहता था। कटाई और अनाज तैयार हो जाने के बाद पाठशालाएं फिर से शुरू हो जाती थी और यही कारण था कि काश्तकारों के बच्चे भी पढ़ लेते थे। अब 1854 का नियम आने के बाद नई दिनचर्या और नए नियम बन गए। 19वीं सदी के मध्य तक कंपनी का ध्यान मुख्य रूप से उच्च शिक्षा पर चला जाता है और इसलिए कंपनी स्थानीय पाठशालाओं के कामकाज में कभी ज़्यादा दखल नहीं देती। वे स्थानीय पाठशालाओं पर उतना ध्यान अंग्रेज़ों का नहीं था क्योंकि वे उच्च शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान दे रही थी। 1854 के बाद कंपनी ने देसी शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने का फैसला लिया। कंपनी का मानना था कि इसके लिए मौजूदा व्यवस्था के भीतर ही बदलाव किए जा सकते हैं। तो कंपनी ने एक नई दिनचर्या और नई नियम और नई नियमित निरीक्षण के जरिए पाठशालाओं को व्यवस्थित करना चाहती थी। अब वे निरीक्षण करने लगी कि स्कूल किस तरह से चल रहे हैं, कितने बजे तक चल रहे हैं, कितने बजे बंद हो रहे हैं। इस प्रकार के नियम अंग्रेज 1854 के बाद लाना शुरू कर देते हैं। अब कंपनी ने इसके लिए क्या क्या कदम उठाए, तो सबसे पहले तो कंपनी बहुत सारे पंडितों को सरकारी नौकरी पर उसने रख लिया और प्रत्येक पंडित को 4-5 स्कूल का देखरेख का जिम्मा सौंप दिया जाता है। पंडितों का काम क्या था? पाठशालाओं का दौरा करना और ये देखना कि वहाँ ठीक से पढ़ाई हो रहा है कि नहीं। गुरु को निर्देश दिया गया कि वे अपने अपने समय पर स्कूल के बारे में रिपोर्ट भेजें। ये सारी चीज़ें आज के विद्यालयों में होती हैं और ये 1854 के बाद शुरू हुई। कक्षाओं को नियमित समय सारणी के अनुसार पढ़ाया जाने लगा। अब पुस्तकें छपने लगी तो पुस्तकों पर आधारित शिक्षा होने लगी। अब पुस्तकों पर आधारित शिक्षा होने लगी तो उसकी प्रगति को मापने के लिए परीक्षाएं तैयार होने लगी। बच्चों की परीक्षा होने लगी और बच्चों को भी अब नियमित रूप से शुल्क देना पड़ा। तो नियमित रूप से कक्षाओं में आए, अपने तय सीट पर बैठें, अनुशासन का पालन करें, ये सारी चीज़ें अब प्रारंभ हो गई थी। नए नियम चलने वाली पाठशालाओं को सरकारी अनुदान मिलने लगा। जो लोग सरकारी के नियम को मानकर अपना विद्यालय चलाते, सरकार से अनुदान में देती थी, जो कि पाठशालाओं में बेंच टेबल, पाठशालाएं बनाने में, इस प्रकार के काम के लिए मददगार होती थी। और जो इसे नहीं मानते थे उन्हें सरकारी सहायता नहीं मिलती थी। तो जिन गुरुओं ने सरकारी निर्देश का पालन करने के बजाय अपनी स्वतंत्रता बनाए रखी, वे सरकारी सहायता प्राप्त और नियमों से चलने वाली पाठशालाओं के सामने कमजोर पड़ गए और इसका नतीजा यह हुआ कि नए नियम और दिनचर्या और बेहतर होने लगा और पहली व्यवस्थाओं में गरीब किसान के बच्चे
पहले की व्यवस्था में गरीब किसान के बच्चे पाठशालाओं में जा पाते थे, लेकिन अब की व्यवस्थाओं में गरीब किसान विद्यालय में जाने से सक्षम नहीं हो सके, क्योंकि पहले समय सारणी काफ़ी लचीली थी और नई व्यवस्था में अनुशासन की मांग थी। आपको निश्चित समय पर विद्यालय में उपस्थित रहना था। तो ऐसे में जो बच्चे किसान के घर से होते थे, जो कटाई के मौसम में बच्चे को स्कूल आना जरूरी हो जाता था, तो ये बच्चे विद्यालय आना बंद कर देते हैं। तो इस प्रकार से शिक्षा में बदलाव प्रारंभ हो गया। इसके आगे की पढ़ाई हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, पाठ को अच्छे से पढ़िए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।